चितकारा स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रिपुदमन सिंह। साथियों, जब हम पंजाब की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 5 दरियाओं की जिसने इस धरती को सींचा है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पंजाब में इस वक्त एक वाटर क्राइसिस चल रहा है। तो जब हम वाटर क्राइसिस की बात करते हैं, पानी की इस क्राइसिस की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन की और वाटर कंजर्वेशन की। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ज्योत्सना कौशल, जो कि चितकारा यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ वाटर साइंसेज में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। इनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है वाटर प्यूरिफिकेशन और कंजर्वेशन की फील्ड में। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वाटर प्यूरिफिकेशन और कंजर्वेशन की जो समस्या है ये कितनी बड़ी है, इसके कारण क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। डॉक्टर ज्योत्सना कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। जब डॉक्टर कौशल हम बात करते हैं वाटर कंजर्वेशन की, प्यूरिफिकेशन की या फिर वाटर पॉल्यूशन की, तो हाल फिलहाल में पंजाब में वाटर पॉल्यूशन की क्या स्थिति है? पंजाब का जैसे आपने पहले बताया कि जो पंजाब है 5 दरियावां दी धरती है। ये फेमस था। यहाँ पे 1947 से पहले हमारे यहाँ 5 नदियाँ बहती थी, पर 47 के बाद 2 ही रह गई हैं। तो सरफेस वाटर देखें तो हमारे पास सतलुज और ब्यास का ही पानी है। बाकी जो पानी हम ले रहे हैं वो ग्राउंड से ले रहे हैं, मीन्स ग्राउंड वाटर पे हम निर्भर हैं। और ग्राउंड वाटर की हम ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, डोमेस्टिक सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर टेबल है पंजाब का वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। मीन्स इतना नीचे चला गया है कि कुछ क्षेत्रों में जो पंजाब के हैं वहाँ पर अलग अलग तरह की जो हैवी मेटल्स हैं अर्थ से, वो अब पानी के रूप में पानी में डिज़ोल्व फॉर्म में आना शुरू हो गए। और अगर वो पानी वहाँ की जनता पीती है और पी रही है तो वो उनके लिए एक डिसीज़ का कारण बन जाते हैं, मीन्स अलग अलग तरह की बीमारियों का कारण बन जाते हैं। और इसी तरह से अगर उस पानी को हम ट्रीट करते हैं, और जबकि आजकल बहुत सारे आरओज़ वगैरह लगे हुए हैं, उससे वेस्ट वाटर भी हो रहा है, 3 गुना पानी भी वेस्ट जा रहा है। तो उसके बारे में भी हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है। मीन्स हम कितना इसके साथ जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर। और पंजाब का जो पानी हमारे पास था, हमारे को हमारी पुश्तों से मिला, और अगले वाली जनरेशन्स को हम कितना अच्छा स्वच्छ पानी दे सकते हैं, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, जब हम बात करते हैं पानी के पॉल्यूशन की, वाटर पॉल्यूशन की और वाटर कंजर्वेशन की, तो पहला एक सवाल अहम ये आता है कि इसका कारण क्या है कि जो ग्राउंड वाटर है वो पॉल्यूट हो क्यों रहा है? जो ये आपने पोल्यूशन का कहा है, पोल्यूशन मीन्स जो पानी में ऐसी चीज़ें आ जाना जो कि हमारे या हमारे मीन्स जो हमारे एनिमल्स हैं या हमारी एग्रीकल्चर लैंड है उसके लिए घातक सिद्ध हों, वो वाला एलिमेंट जो है उसको हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं और कंटेमिनेंट्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर अनुपयोगी हो, मीन्स उसको हम एज सच उसको यूज़ नहीं कर सकते, इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता वो। जैसे आपने बचपन में सुना होगा या अपने दादाजी या माता पिता से सुना होगा कि पहले गांवों का पानी कुएं में से भी हम डायरेक्टली पीते थे और बड़ा ही मिठास होती थी उस पानी की। वो सर्दियों में भी थोड़ा कोसा रहता था और गर्मियों में ठंडक देती थी। पर आज के दिन में वो कुएं भी नहीं रहे हैं, और अगर जहाँ कहीं रहे भी हैं उनमें से आप पानी पीने लायक नहीं रहा है। तो आपने कहा कि इसका मेन कारण क्या है, इसके लिए कई चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। मीन्स उसमें अगर हम जो घरों से सीवेज वाटर जाता है, अगर वो प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं होता है, वो एज सच छोड़ दिया जाता है, तो वो हमारी मिट्टी में जाता है, मिट्टी से पानी दूसरे पानी में, आम पानी साफ़ पानी में मिल जाता है, तो वहाँ पे नुकसान करते हैं। और दूसरा मेजर कारण है ये एग्रीकल्चर में हम फर्टिलाइज़र भी आज के दिन में डाल रहे हैं, हम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी डाल रहे हैं, जो ये जिसको हम कीटनाशक दवाइयाँ कहते हैं, एक्चुअल में ये जो पौधों के थ्रू नीचे लीच आउट कर देती हैं, मिट्टी में चली जाती है, मिट्टी से पानी में चली जाती हैं, और वो ही पानी जब हम पीते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान करता है। तो इस तरह, और इसका तीसरा कारण है इंडस्ट्री। अगर आसपास के आपके शहरों या गांवों में इंडस्ट्री सेक्टर खुला हुआ है तो वो भी अपना वेस्ट कई बार बिना ट्रीटमेंट के डाल देता है साथ आसपास के वातावरण में, तो वो भी जब पानी में मिलता है
मीन्स पेनिट्रेट करता है और नीचे पानी के तल में चले जाता है, तो वो भी एक पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। जी, तो जब हम अक्सर खेती की बात करते हैं, जैसे आपने जिक्र किया कि फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल होता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो जब कोई भी किसान, हमारे भाई बहन जो खेती करते हैं, वो फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो मिट्टी के सतह से होता हुआ पानी में जाता है, ग्राउंड वाटर में जाता है। तो उसके बाद जब हम वो पानी पीते हैं या उसको किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उससे क्या नुकसान हो सकता है? देखो, जो इसके इम्पैक्ट हैं, अगर वो पानी आप पीते हो, जैसा कि आपने अलग अलग जगह मालवा रीजन का है, उसके वाटर की एनालिसिस करो, हमारे दोआबा रीजन की है, माझा रीजन की है, तो अब अगर अमृतसर वाले रीजन में जाएं तो वहाँ पे आर्सेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा आ गया है ग्राउंड वाटर में। इसी तरह से अगर मालवा बेल्ट है जिसमें हम रह भी रहे हैं, वहाँ पे फ्लोराइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा है। अब अगर इसका हम देखें कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर या हमारी एग्रीकल्चर लैंड पे, तो जो फ्लोराइड है, अगर ये पानी के थ्रू एक लिमिट से ज़्यादा जाता है, जो कि 1 ppm से अगर ज़्यादा होती है डिज़ोल्व फॉर्म में फ्लोराइड, तो हमारे जो बच्चों की ग्रोथ है, बोन्स की ग्रोथ है, वो टेढ़ी हो जाती है। मीन्स वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते और डिफॉर्मेशन इन बोन्स हो जाती है। इसी तरह से अगर आर्सेनिक हमारी बॉडी में चल जाता है पानी के थ्रू, तो वो कहते हैं कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने ये 2 ही चीज़ें बताई हैं, पर और भी कई चीज़ें हैं, जैसे लेड है, क्रोमियम है, ये सब चीज़ें भी पानी से ही डिज़ोल्व फॉर्म में अपनी मात्रा से ज़्यादा होती है, लिमिटेशन से ज़्यादा होती है, तो वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। जी, और यहाँ पे हम इस बात का भी जिक्र करें कि जब ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स पानी में जाते हैं, ग्राउंड वाटर में जाते हैं, तो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो जानवर हैं या पशु पक्षी हैं, वो भी जो पानी कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी उनकी भी सेहत को नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर गांव के पास ना एक तालाब होता था। आपने देखा होगा गांवों में, पंजाब फेमस फॉर द एग्रीकल्चर लैंड, तो वहाँ पे हमारे गांव बहुत ज़्यादा हैं और हर गांव में एक तालाब होता था, उसमें पानी रखा जाता था ताकि हमारे जानवर वो पानी पी सकें। पर अगर आज की डेट में आप ज़्यादातर गांव तालाबों की हालत देखोगे तो उसमें प्लास्टिक डाला जाता है, मीन जो भी कूड़ा कचरा है वो है, तो उससे क्या है कि उससे माइक्रो प्लास्टिक और जो बहुत ही माइन्यूट लेवल पे, सूक्ष्म लेवल पे ना, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और जब वो हमारे जानवर पीते हैं तो वही हम उनसे दूध लेते हैं काउज एंड बुफेलो से, तो तब वो हमारे शरीर में जाता है। जी बिल्कुल, तो हमने कुछ समस्याओं की बात की, हमने कुछ कारणों की बात की कि हमारा जो धरती के नीचे का पानी है, ग्राउंड वाटर है, वो पॉल्यूटेड क्यों हो रहा है, पॉल्यूट क्यों हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो रिसर्च है या जो खोज है, साइंस इसमें कैसे योगदान डाल सकती है कि इसके सॉल्यूशन निकालने पे, और ख़ास तौर पे जिस सेंटर के लिए आप काम कर रही हैं, सेंटर फॉर वाटर साइंसेज के लिए जो काम कर रही हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के, वो क्या काम कर रहा है, और इसको जो भी आप काम कर रहे हैं इसको हम मास लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे को चितकारा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट ने रिसर्च के लिए बहुत मोटिवेट किया। तो हम पिछले 15 सालों से इसमें काम कर रहे हैं, पर हमने जो सेंटर फॉर वाटर साइंसेज है 2019 में इस्टेब्लिश किया, प्रो चांसलर डॉक्टर मधु चितकारा मैडम ने इसका उद्घाटन किया था। तो उसमें हमारे सेंटर फॉर वाटर साइंसेज में 2 लैब्स हैं। एक लैब तो है जो कि एनालिसिस करती है, इसकी टेस्टिंग करती है, जिसके ऊपर हम जोर भी देते हैं कि वाटर की टेस्टिंग होनी चाहिए। और दूसरी लैब है जिसमें रिसर्च होती है, हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, वाटर को ट्रीट करते हैं, तो उस लैब का नाम है फाइटो रेमिडिएशन। इस तरह से हमारी 2 लैब्स हैं जिसमें हमारा रिसर्च का जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आके अपना काम करते हैं। अपना रिसर्च अगर PhD जो मेरे अंडर भी कर रहे हैं और भी टीचर्स के अंडर कर रहे हैं, तो वो फिर अपना रिसर्च कंटिन्यू करते हैं। अब हम रिसर्च में ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जो कि हमारे सराउंडिंग वातावरण से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्लोराइड यहाँ पे ज़्यादा है, तो हमारा एक स्टूडेंट है जो कि फ्लोराइड रेमिडिएशन के ऊपर काम कर रहा है कि फ्लोराइड को कैसे रेमिडिएट किया जाए और कैसे बहुत ही इको फ्रेंडली अप्रोच से करते हैं। जैसे कि एग्रो वेस्ट है ना, पराली जल गई है या गन्ने का वेस्ट है या कनक की जो बची हुई फसल है, उसको हम ले लेते हैं और उसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं बायोचार में।
एक्टिवेटेड कार्बन भी जिसे कहते जी। हैं, उससे फिर हम अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन अपनी लैब में करते हैं कि कौन सी बेस्ट रूम टेम्परेचर पर ऑप्टिमाइजेशन हमारी हो जाए जिसमें से हम फ्लोराइड को रिमूव कर सकें। तो मोर देन 90% वी कुड बी एबल टू रिमूव। तो ये हमने लैब स्केल पे किया है और आने वाले टाइम में हम इसको बड़े स्केल पे भी लेके जाएंगे। ऐसे ही डाई इंडस्ट्री है, आपने देखा होगा पंजाब में लुधियाना फेमस है, मीन्स हब माना जाता है उन्हें, मिनी मैनचेस्टर, क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। पर उसकी वजह से जो उसका वेस्ट जाता है और उसके साथ से वो जो बुड्ढा दरिया, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ द सतलुज, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जाता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि टेक्सटाइल में ना हम जो ये डाइज यूज़ करते हैं इसमें मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनको हम एजो कंपाउंड कहते हैं, वो कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मीन्स कि जो कैंसर को प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए वो जो बेल्ट में ना आप देखोगे ये आगे जाती है, यहाँ से जो बुड्ढा दरिया वाली है ट्रिब्यूटरी, तो वो आगे कैंसर पेशेंट्स का कारण बन जाती हैं। तो हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्होंने डाइज के ऊपर भी काम किया, यही बायोचार को लेके, तो कितनी एफिशिएंटली उसको रिमूव कर सकते हैं कम से कम टाइम में, वो उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम इसका थोड़ा इंडस्ट्री के साथ भी टाई अप करने की सोच रहे हैं। जी बिल्कुल। और जैसे कि डॉक्टर कौशल ने बताया कि इस पर्टिकुलर रीजन में, राजपुरा का रीजन हो या पटियाला का रीजन हो, तो आपकी खोज इस रीजन में ज़्यादा फोकस है। तो इस रीजन का जो पानी है उसके बारे में आपकी क्या रिपोर्ट है, या आपकी किसी पर्टिकुलर खोज में ऐसा आया हो कि इस जो पर्टिकुलर रीजन का, राजपुरा हो या पटियाला हो या आसपास का इलाका, इसके पानी का अभी क्या स्टेटस है, इसकी क्वालिटी कैसी है, जो ग्राउंड वाटर है खास तौर पे? सर हमने ना हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था STI हब, जिसमें चितकारा यूनिवर्सिटी था, DST का प्रोजेक्ट था। उसमें हमने अंडर वाटर वर्टिकल 39 विलेजेस जो राजपुरा रीजन में आते हैं उनके वाटर टेस्ट किए थे जी। जो डोमेस्टिक यूज़ करते हैं या उनके आसपास के MC वाले वाटर्स को हमने किया। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक तो TDS बहुत ज़्यादा है। TDS का मीनिंग है टोटल डिजॉल्व सॉल्ट्स। तो TDS की भी ना, अगर आप WHO के उसमें जाओगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो वहाँ पे लिमिट्स दी होती हैं कि TDS 500 ppm से नीचे तक तो ओके है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस, पर अगर इससे ऊपर चले जाता है तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और ये कम भी नहीं होना चाहिए, 100 से कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो जाता है तो वाटर में जो मिनरल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जो हमारे ग्रोइंग बच्चे हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इस रीजन में जो सबसे ज़्यादा, एक तो मैंने बताया TDS की प्रॉब्लम है, एक फ्लोराइड कंटेंट। कितना TDS आया इस रीजन में? अब ये डिपेंड करता है कि हमने कहाँ से लिया। जैसे कुछ एक विलेजेस है वहाँ पे TDS 400 को क्रॉस किया, पटियाला वाली साइड पे जाए वहाँ तो 500 को क्रॉस कर रहा है। अब ये TDS बढ़ता कैसे है? जब मैंने बताया कि हम ग्राउंड वाटर से पानी निकालते जाते हैं, जैसे लोगों ने घरों में बोरवेल्स लगाए हुए हैं, तो वो नीचे से नीचे खुदाई करते हैं, पानी निकालते हैं, पर अगर उसकी वाटर की टेस्टिंग करा लें तो उनको पता चल जाएगा कि उनका TDS लेवल कितना है। जी। तो अगर वो TDS लेवल 500 से ज़्यादा है तो नेचुरली उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो वो नुकसान कर सकता है। स्टोन फॉर्मेशन का वन ऑफ द रीज़न इज़ द हायर TDS, तो वो नुकसान करता है। फिर फ्लोराइड है, फ्लोराइड हमारे थुआ विलेज में भी ज़्यादा है, फिर और भी कुछ एक गांव है जहाँ पे 3 ppm से भी ज़्यादा है, जबकि ये 1 ppm से कम होना चाहिए। तो इस कारण वहाँ पे फ्लोराइड की ज़्यादा होने से वो बच्चों के स्केलेटन पे और बच्चों के टीथ फॉर्मेशन पे वो नुकसान करता है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये कहना कितना सही होगा कि एक साइकिल बन जाता है, विशियस साइकिल, कि क्योंकि ग्राउंड वाटर पहले ही पॉल्यूटेड है तो वो फिर बाहर आता है, हमारे शरीर में भी जाता है और उसी पॉल्यूटेड वाटर से खेती होती है। तो उस पॉल्यूटेड वाटर से क्योंकि खेती होती है, उसमें और पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डाले जाते हैं, तो जो उससे यील्ड निकलता है वो ऑलरेडी थोड़ा पॉल्यूटेड होता है, तो और वो हमारी बॉडी को और ज़्यादा नुकसान करता है। तो हम एक विशियस साइकिल में फंस गए हैं कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड है, हम जो पानी पी रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है, और जो हम यील्ड ले रहे हैं, जो आउटपुट ले रहे हैं हमारी धरती से, वो भी क्योंकि पॉल्यूटेड है, तो सारा कुछ हमारे शरीर के अंदर जो कंबाइंड होके वो और पॉल्यूशन क्रिएट करता है।
आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये वाटर साइकिल बन जाता है, जिसमें कि हम जो वाटर ले रहे हैं, ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं कि सरफेस वाटर से ले रहे हैं, और वो किस तरह से पोल्यूट हो रहा है, और उसको पोल्यूट करने वाले सोर्सेज कौन से हैं। जैसे एक इंडस्ट्री सोर्स हो गया, एक एग्रीकल्चर सोर्स हो गया, एक डोमेस्टिक सोर्स हो गया। और जब वो चले जाता है तो जो सब्जी या खाद्य पदार्थ बनता है वो जब हम खाते हैं तो उसमें से, क्योंकि प्लांट्स की प्रॉपर्टी है कि वो धरती से जो मिनरल्स है वो निकालता है। अगर आपने पानी में उसको खराब हैवी मेटल्स दे दिए तो वो उसमें से निकालेगा। ये उनकी खासियत है, प्लांट्स की सेल्फ नेचुरल प्रोसेस है। तो वो जब हम लेते हैं तो वो हमारे को नुकसानदायक करेगा। और ऐसे ही कई बार क्या होता है कि एग्रीकल्चर लैंड के नज़दीक जो इंडस्ट्री होती है, एस्टेब्लिश होती है, वो अपना पानी वहाँ पे दे देती है। तो शायद किसान भाइयों को हमारे लगता होगा कि वो पानी बड़ा अच्छा है उनकी खेती की उपजाऊता के लिए, पर एक्चुअल में वो पानी अच्छा नहीं है उनकी, जब तक कि उसकी टेस्टिंग ना की जाए। और क्योंकि इंडस्ट्री से पानी आता है तो किसान भाइयों को लगता होगा कि वो आसानी से उपलब्ध भी तो है, आपको बोरवेल या ट्यूबवेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर वो जब पानी को यूज़ करते हैं किसान भाई हमारे, तो वो उसमें से पौधे जो है वो ले लेते हैं, जो मिनरल्स हैं, जो उसमें से पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो डिग्रेडेड फॉर्म में या एज सच है, तो वो फिर प्लांट में चले जाता है और वो प्लांट से फिर हमारे शरीर में आता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ कि आपने सुना होगा कि एक बार यूक्रेन में बहुत बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, चेरनोबिल्स का। हाँ, तो वहाँ पर जो रेडियो न्यूक्लाइड था उसको एड्जॉर्ब करने के लिए वहाँ सूरजमुखी के प्लांट्स लगाए गए। जी बिल्कुल। तो वो सूरजमुखी ने उनको पॉल्यूटेंट्स को निकाला। तो आप सोच सकते हैं कि वो कितने खतरनाक एलिमेंट्स को भी अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितने पॉल्यूटेंट्स हैं वो तो करेगा ही, प्लांट करेगा ही। और वही प्लांट हम फिर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जब एक बार प्लांट आ गया, सपोज हमारी गाजर की खेती है या जो भी खेती में से हमने लिया है, फिर हम उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते। फिर तो हमारे वो शरीर में जाएगा और जहाँ जहाँ उसने नुकसान पहुँचाना है, न्यूट्रिशन वैल्यू तो देगा ही, पर साथ में जो नुकसान करेगा वो भी करेगा। जी, तो जैसे आपने पहले बातचीत में बताया कि आपने तकरीबन कुछ 40 के आसपास गाँव में ये रिसर्च स्टडी की है। यस। तो जाहिर सी बात है कि जो फाइंडिंग्स होंगी वो लोगों तक पहुंची भी होंगी, तो या फिर लोगों को पता होगा कि उनके जो आसपास का पानी है वो कितना गंदा हो गया है, कितना पॉल्यूटेड है। तो जो आप कम्युनिटी एंगेजमेंट करते हैं, जो लोगों के पास जाते हैं, जब ये मैसेज देते हैं कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो गंदा हो गया है, या वाटर कंजर्वेशन का मैसेज देते हैं, तो किस तरीके का फीडबैक आपको मिलता है? लोगों का रिस्पांस किस तरीके का रहता है? क्या वो बताते हैं कि उनको जो चैलेंजेस आ रहे हैं या उनके कुछ सॉल्यूशंस आप बताते हैं उनको? हाँ, ये हमने ना, जो हमारा ये प्रोजेक्ट था उसमें हमने वाटर अवेयरनेस ऑन वाटर टेस्टिंग किया था जी। तो उसमें हम अपनी टेस्टिंग किट लेके जाते थे और उनके या तो सरपंच से बात करके कम्युनिटी सेंटर में या गुरुद्वारा साहब में जाके हम लोगों को बुलाते थे और वहाँ पे उनसे वाटर के बारे में बताते भी थे और वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन करते थे। और उनके घर का जो पानी होता था उसकी टेस्टिंग करके प्रीलिमिनरी रिपोर्ट उनको हम दे भी देते थे। जी। हम उन्हें ये भी इनकरेज करते थे कि हमारे यहाँ सेंटर फॉर वाटर साइंसेज हैं चितकारा यूनिवर्सिटी में, तो आप अपना पानी भेजिए, रेगुलर भेजिए या एटलीस्ट 3-4 महीने बाद भेजिए जब मौसम चेंज होता है, तो हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग करके देंगे। तो ये हमने प्रिविलेज दिया हुआ था, तो हम उनको रिपोर्ट भी बताते थे और हमने बल्कि इसके ऊपर पेपर भी छापा है कि कैसे मालवा रीजन में पानी का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, उसके ऊपर बताया है क्या कोरिलेशन है डिफरेंट एलिमेंट्स का। तो वो हमने अलग अलग 2-3 जर्नल्स में भी छापा है उसकी फाइंडिंग्स को। तो कहने का मीनिंग है कि हम लोगों से इस दौरान बहुत मिले भी हैं और उन्होंने अपनी परेशानियां भी हमें बताई हैं। जैसे जब हम लुधियाना वाले रीजन में गए, जबकि वो राजपुरा से अलग था, फिर भी हम वहाँ पे किसी ने इनवाइट किया हुआ था तो बताया, वो कहते हैं कि हमारे को बल्कि डॉक्टर्स ने कहा कि हम जो ये पानी पी रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों की गोडों के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। हाँ जी हाँ, वो कैसे हो रही हैं? जब आप ना लेस मिनरल आरओ लगाते हैं तो लेस मिनरल वाला हो गया, तो वो जो पानी कंटिन्यूसली पीते रहते हो तो वो हमारी बोन डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो बोन डेंसिटी अगर कमज़ोर हो जाती है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। ऐसे ही छोटे बच्चों में भी ऐसा ही हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स कभी भी आरओ का पानी रिकमेंड नहीं करते अनलेस और अनटिल वो कोई किडनी पेशेंट हो या कोई स्पेसिफिक बीमारी से ग्रस्त हो जहाँ पे चाहिए। तो
हम भी उन्हें ये सलाह देते हैं। हमने एक लो कॉस्ट इस सर्वे के से हमने फाइंड आउट किया कि लोगों को लो कॉस्ट एक फिल्ट्रेशन यूनिट चाहिए, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने बनाया है यहाँ पर। तो हमने उनको बताया कि आप अपने पानी में जब बारिश होती है ना, तो उसमें तुलसी के पत्ते डालिए, जो कि हमारे बुजुर्ग भी करते। तुलसी ऐसा पौधा है जिसको हम पूजते भी हैं घरों में। उसमें एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ हैं। एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज़ का मीनिंग क्या है कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरियाज है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो बारिशों के टाइम में हमारे को कोलरा या डायसेंट्री वगैरह हो जाती है, तो अगर हम तुलसी वाला पानी पीते रहें तो वो हमारे को बहुत इफ़ेक्टिव है। ऐसी सर्दियों में अगर हम पीते हैं तो हमारे को जैसे खांसी वगैरह नहीं होती। तो आसपास हमारे कई पौधे हैं, जो कि मोरिंगा है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, नीम के पत्ते भी बहुत इफ़ेक्टिव है। थोड़ा सा लोगों को लगता है कि उससे कड़वा हो जाता है, पर अगर थोड़ी मात्रा में लिया जाए तो वो भी पानी की शुद्धता कर सकता है। बट प्रोवाइडेड कि वो जो पौधे आप कह रहे हो वो भी साफ पानी में उगे हों। हाँ, उनमें वो पॉल्यूटेंट्स पहले से ना हो, मौजूद ना हो। वो भी एक कारण है, पर वो स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं। अब जो ये आप कह रहे हो ना कि पौधे वो उसको उठाते हैं, ये हमारी दूसरी फाइटो रेमिडिएशन लैब में हम इस पे भी काम करते हैं। अच्छा। एक पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है, वो एक या दो तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको, कंटेमिनेंट्स को उठाता है, सारे तरह के नहीं। अब जैसे मेथी आपने सर्दियों में खाते हैं ना, ये बहुत कुछ एलिमेंट्स को उठा लेती है, मींस हैवी मेटल्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने आप में एब्जॉर्ब हाँ कर जी लेती हाँ। है। तो इस तरह से जो मैंने तुलसी का पौधा बताया है, ये ज़्यादा स्वच्छ ही रहता है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में उसमें बताया गया है, पुराणों में, कि तुलसी का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि इसमें प्राणा लेवल ज़्यादा है, जैसे पीपल का पेड़ है, पीपल में भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर उस तरह के पत्ते को हम अपने पानी में डाल दें, मीन्स 12 घंटे तक रखें या 6 घंटे तक रखें, तो वो पानी की स्वच्छता भी कर देता है। तो इस तरह से पानी वो पीने लायक बहुत अच्छा बन जाता है। जी, तो हमने समस्याएं बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी समस्याओं पे हमने चर्चा की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की। तो डॉक्टर कौशल, अब थोड़े सॉल्यूशंस की बात करते हैं। और इन सॉल्यूशंस के ऊपर भी हम चाहेंगे कि आप बात करें कि जैसे सेंटर फॉर वाटर साइंस है चितकारा यूनिवर्सिटी का, ऐसे सेंटर्स की जो इंडिविजुअल लेवल पे, अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी क्या भागीदारी है, उनका क्या योगदान है, और जो इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, और सरकारों की तरफ से क्या मदद मिल सकती है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है, एक तो उसका पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो और हम कंजर्वेशन की तरफ भी अब आगे सोचें। यस। हाँ, इसमें देखो अभी स्टेक होल्डर्स हैं कि हम हर कोई जो अपने व्यक्तिगत लेवल पर भी रिस्पॉन्सिबल है पानी की स्वच्छता के लिए। सपोज़ हम घर में ही पानी यूज़ करते हैं, तो हम कितना उस पानी को सेव कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि जैसे हमारे किचन से या हमारे वॉशरूम, ये हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, कपड़े धोते हैं, जो उसका पानी है वो अगर थोड़ा सा भी ट्रीट कर ले, उसकी भी हम यहाँ पे हमने बनाए हुए हैं सिस्टम, तो अगर उससे आप ट्रीट करते हैं तो आप इसको अपनी खेती बाड़ी में कर सकते हैं। ऐसे ही चितकारा यूनिवर्सिटी में विशाल तौर पे जो हमारे STPs लगे हुए हैं। STP क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो जितना भी हमारे बाथरूम्स या वॉशरूम्स का या लॉन्ड्रीज़ का पानी आता है उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हमारे यहाँ 2 हैं। वहाँ से जो ट्रीटेड वाटर है आफ्टर ट्रीटमेंट, वो पानी की टेस्टिंग की जाती है हमारी ही लैब में। फिर उस पानी को पूरे चितकारा यूनिवर्सिटी के जितने भी पौधे लगे हुए हैं, में 10,000 से भी ऊपर पौधे लगे हुए हैं अलग अलग वैरायटी के, उनको पानी इसी से दिया जाता है। तो एक तरह से हमने वाटर कंजर्वेशन भी कर लिया, जो पानी था उसी को ही रिसाइकल कर लिया। क्योंकि हमारे को ये चीज़ें समझनी पड़ेगी हर एक व्यक्तिगत लेवल पर कि जो पानी है ये लिमिटेड है। आपको पता है कि हमारी धरती पे 2/3 वाटर है, बट वो 2/3 वाटर ओशियन की फॉर्म में है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। 1/3 में से भी लेस देन 1% है जो कि हमारा सरफेस या ग्राउंड वाटर है। तो उस 1% को ही हम बार बार रिसाइकल करते हैं, हम यूज़ करते हैं, धरती में जाता है, ट्रीट होता है, फिर आता है। तो क्यों ना हम अपने अपने घरों में भी उसको एक ट्रीटेड फॉर्म में लें। बड़ी इंस्टीट्यूशन लेवल पे STP या इंडस्ट्री लेवल पे ETPs हों और उनका प्रॉपर वर्किंग होना चाहिए। तो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ये यही काम करते हैं, इनकी निगरानी करते हैं, टाइम टू टाइम चेकिंग करते हैं कि क्या इनके ये वर्किंग है, इनकी टेस्टिंग रिपोर्ट्स क्या हैं।
तो हमारे यहाँ चितकारा में एक तो हम यहाँ टेस्टिंग करते हैं, ऊपर से हमारा ट्रीटेड वाटर आता है, उसको यूटिलाइज करते हैं। तो हम पूरा यहाँ पे कंजर्वेशन का ध्यान रखते हैं और यही बात हम जाकर रूरल एरिया में भी अवेयरनेस की बताते हैं कि आप अपने पानी को ऐसे मत फेंकिए, उसको भी रीयूटिलाइज कीजिए। तो पंजाब गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ाने के लिए अब नहरों के पानी को, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा, नहरों के पानी को गांवों तक निकाला है नाले बना के, ताकि उस सरफेस वाटर को ही वो अपनी एग्रीकल्चर में यूज़ करें। नहीं तो वो क्या करते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं और वो उसी में से पानी निकालते हैं। ऐसे ही लोग जैसे घरों में बोरवेल्स लगा लेते हैं, वो मैं कहती हूँ कि कम से कम या ज़रूरत ना, अगर आपके पास एमसी वाटर आ रहा है तो नहीं लगाना चाहिए। बोरवेल लगाने से कि आप धरती की पानी की मात्रा को कम कर रहे हैं, तो वाटर टेबल नीचे से नीचे जा रहा है। तो हम इसको, जब वाटर यूज़ करना हमारा ज़्यादा है और क्वांटिटी ऑफ वाटर कम अवेलेबल है, इसको हम वाटर स्ट्रेस कहते हैं। तो जो हमारा पंजाब का पानी है ये वाटर स्ट्रेस में है, और अगर हमने इसके ऊपर ध्यान ना दिया तो कहते हैं कि 2030 के बाद ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम वाटर स्कैर्सिटी की तरफ चले जाएंगे। वाटर स्ट्रेस का मतलब हुआ कि पानी लगातार नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उतना अवेलेबल नहीं है। जी। आप कह रहे हो ना कि स्ट्रेस पड़ रहा है, उसके ऊपर बहुत भार पड़ा हुआ है। जितना हम निकाली तो जा रहे हैं पर उतना रिचार्ज नहीं हो रहा। यस, रिचार्ज नहीं हो रहा है। तो इस कारण वाटर स्ट्रेस तो ऑलरेडी पंजाब का वाटर है, ग्राउंड वाटर है, पर अगर हमने ध्यान ना दिया तो हम वाटर स्केर्सिटी की ओर चले जाएंगे, जिसमें कि फिर बहुत ही लिमिटेड वाटर हमारे को यूटिलाइजेशन के लिए मिलेगा। हम नेक्स्ट जनरेशन्स को पानी के लिए तरसा देंगे, जो कि हम नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पुश्तों ने भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा पानी दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छा पानी। जैसे आप कह रहे हैं कि 2030 तक ये सिचुएशन आ जाएगी और अभी 2025 चल रहा है, तो 5 साल के अंदर अंदर ही अगर हमने कुछ ठोस कदम ना उठाए तो ये सिचुएशन आ सकती है। और नेक्स्ट जनरेशन की तो मुझे लगता है कि बाद में बात आएगी, जो मौजूदा जो पीढ़ियां हैं हम लोग खुद फेस करेंगे, हमें खुद को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ऐसी सिचुएशन आई थी, तो वो पर पर्सन 50 लीटर्स कंजम्पशन कह दिया था, और अगर लोग कोई ज़्यादा करते थे तो उनके पब्लिक प्लेसेस पर डिस्प्ले होता था कि इस पर्सन की वजह से मुझे पानी कम मिल रहा है। सपोज मैंने 80 लीटर यूज़ कर लिया पर डे, तो मेरा नाम डिस्प्ले होता था। ऐसे कोई सज़ा नहीं थी, बट ऐसे, ताकि वो एक ह्यूमिलेशन उन्होंने एक बनाया था कि लोग कम करना शुरू करें। तो हमारे को भी इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे पास पानी है, मेरे घर में इजीली अवेलेबल है, मैं आराम से बोरवेल, मेरे पास पैसे लगा सकता हूँ। देखो, पैसा आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जमा कर सकते हो, पर पानी नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए। पानी को हम खरीद नहीं सकते हैं। आप कहते हो कि हम बॉटल से ले लेंगे, कितनी लिमिटेशन तक लोगे और किस तरह की क्वालिटी का लोगे। वन इज़ द क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, और अनदर इज़ द क्वालिटी, क्या हम उस क्वालिटी का पानी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दे पाएंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है। जी बिल्कुल। तो साथियों, चैलेंज है, कुछ बहुत ही अहम सवाल हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। तो लेकिन हम सबको अपने निजी तौर पे, और जैसे कि कुछ निजी संस्थाएं हैं, सेंटर फॉर वाटर साइंसेज चितकारा यूनिवर्सिटी और उस जैसी और भी संस्थाएं हैं, और सरकारों को भी अपने लेवल पे कुछ ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। हम सब अपनी अपनी जिम्मेवारी समझें और इस पानी की समस्या को हल करने के लिए अपना योगदान डालें। डॉक्टर ज्योत्सना कौशल जी, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं मास लेवल तक बता सकूं। और हम चाहते हैं, ये मेरी और मेरी टीम का पैशन भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम स्कूल में जाके बच्चों को बताते हैं, ताकि वो एटलीस्ट एक बच्चे को बताया मीन्स उसकी पूरी फैमिली को बता दिया। मीन्स आप सोचो कि 5 गुना ज़्यादा हम उसको अवेयर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट बच्चे से चले जाएगा तो जरूर वो फिर आगे तक जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद बहुत बहुत।